नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं देहरादून से। बड़ी खबर जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने बयान से पलट गए हैं। मीडिया पर कार्रवाई के बयान पर महेंद्र भट्ट का यू टर्न देखने को मिल रहा है और उन्होंने कहा कि मैंने मीडिया पर कार्रवाई की बात नहीं की है, कुछ लोग पहाड़ मैदान की खाई बढ़ा रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि मैंने उन पर कार्रवाई की बात नहीं कही थी और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने अपने मंत्री से जवाब तलब किया है। क्या कांग्रेस गालीबाज विधायक से ऐसा करेगी? तो देखिए, आप कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका यू टर्न भी देखने को मिल रहा है। मैं स्पष्टतः कह रहा हूं कि सोशल मीडिया में आज भी एक तत्व कुछ षड्यंत्रकारी लोग हैं जो इस देवभूमि के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए इस प्रकार कुछ चक्र चल रहे हैं। मैंने मीडिया से अपील की है कि उनको इन सब प्रकार के जो सोशल मीडिया में इस प्रकार से लिखते हैं उनको भी उजागर करना चाहिए। देवभूमि के लिए आवश्यक है, देवभूमि के स्वरूप को ठीक रखने के लिए चौथे स्तंभ का, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का भी बहुत बड़ा योगदान है। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और पंकज, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लगातार इसको लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और कल जिस तरीके से तलब किए गए थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और आज कहीं ना कहीं महेंद्र भट्ट भी अपने बयान से पलट गए, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जिस तरीके से मीडिया ने इस पूरे मामले में रिएक्ट किया है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं चेतावनी देने की कोशिश कल महेंद्र भट्ट कह रहे थे, आज जो है वो अपने इस बयान से पलट गए। उनका कहना है कि वो सोशल मीडिया में जो गलत लिख रहे थे उनके ऊपर इस तरीके की टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन उनका मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि वो चौथे स्तंभ या फिर मीडिया को इसमें उनके ऊपर कोई कार्रवाई की बात कहें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब यू टर्न पे आ गए हैं महेंद्र भट्ट और साफ तौर पर उन्होंने अपनी बात में ये कहा है कि वो जो है मीडिया जो है उन तमाम लोगों को उजागर करें जो सोशल मीडिया और मीडिया का फायदा उठाकर गलत बातें और पहाड़ मैदान के बीच खाई खोदने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ, तो अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे आगे। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून में संसदीय वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा गाली देने का मामला। इसमें आपको बता दें कि पहाड़ियों को देहरादून विधानसभा में गालियां दी गई थी और साथ ही पहाड़ियों को दी गई गाली पर एक नया बखेड़ा हो गया है। कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने विरोध किया। कांग्रेस विधायक ने विरोध करने पर रितु खंडूरी ने बयान दिया है और रितु खंडूरी ने सदन में काफी सख्ती दिखाई। कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला के साथ सख्ती दिखाई। पहाड़ी लोग अब अग्रवाल के साथ साथ रितु खंडूरी से भी खफा हो गए। और पहाड़ का अवहेलना की जा रही, पहाड़ को गाली दी जाएगी, सदन के अंदर हम कैसे सुन सकते हैं? हमें लोग बाहर आने नहीं दे रहे, लोग हमको पहाड़ से गालियां दे रहे हैं। क्या आप सदन में जाके सुनना चाहते हैं? और यहाँ सत्ता पक्ष के लोग भी बैठे, आप अपने क्षेत्र में जाके दिखाइए। जिस तरह से पहाड़ के लोगों को गाली देने का काम किया जा रहा है, क्या बर्दाश्त किया जा सकता है? कैसे करके हमने ये राज्य लिया है? क्या उसमें हमारी साधत नहीं है? 7 जिलों को बनाने, 7 जिलों को लेकर जो राज्य की अवकलना की गई थी, उसके अंदर आप बिहार के लोगों को मेयर जरूर बना दीजिए, मैं उसमें कोई एतराज नहीं है। आप इसके सीएम में भर दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात, आपने अपनी बात कह ली, इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। यहाँ पे राजनीति नहीं। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूँ बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए, मैं सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। आप हमें नहीं रहना, मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। और पहाड़ का अवहेलना की जा रही, पहाड़। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में ITI और साथ ही दून मेडिकल कॉलेज के OPD भवन सहित कई अन्य निर्माण कार्यों में 130 करोड़ रुपए से ज्यादा के गबन की बात सामने आने के बाद कार्यदायी संस्था UPRNN ने अपने 6 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कराया है और जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच शुरू कर दी। दरअसल साल 2012 से 2018 के बीच उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दिए थे और इन्हीं 6 सालों में निर्माण निगम के तत्कालीन अधिकारियों ने लेखा अधिकारी के साथ मिलकर करीब 130 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाला
कर दिया। विभागीय जांच में ये बात सामने आई थी। निगम के तत्कालीन अधिकारियों ने मनमाने ढंग से निर्माण कार्यों के नाम पर जमकर लूट की। प्रोजेक्ट में जमीन प्राप्त किए बिना ही करोड़ों रुपए का भुगतान भी कर दिया गया। जी, इसमें अपर परियोजना प्रबंधक हैं उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम के, इनके द्वारा जो भूतपूर्व कर्मचारी थे जिनके समय में ये वित्तीय अनियमितता पाई गई, उनके विरुद्ध विभागीय जांच के बाद अभियोग की प्रस्तुति की गई थी। तो अभियोग पंजीकृत, देखिए नेहरू कॉलोनी पे 6 अभियोग पंजीकृत हुए, जिसमें वादी जो हैं अपर परियोजना प्रबंधक उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम द्वारा से जो 6 तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें विभिन्न निर्माण कार्यों को लेके वित्तीय अनियमितता के संबंध में शिकायत दर्ज की गई थी। तो उनका अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर दी गई है। और पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, क्या मामला है पूरा, क्या अपडेट जानकारी आपके पास है? ये दून अस्पताल और दून मेडिकल कॉलेज जो हैं, उनके जो निर्माण का कार्य जो था वो यूपीआरएनएन को सौंपा गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा, और उसमें लगभग 130 करोड़ का लेकर गबन की बात सामने आई है। उत्तराखंड में आईटीआई और दून मेडिकल कॉलेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें कार्यदायी संस्था के रूप में यूपीआरएनएन थी और 6 पूर्व अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने देहरादून के नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें ये आरोप लगाया गया है कि जो लेखाकार है उसके साथ मिलकर 6 सालों में जो लगभग 130 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। लगभग 6 अधिकारियों को इसमें, जो 6 अधिकारी हैं उसमें तत्कालीन परियोजना अधिकारी शिवाश्रय शर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, राम कुमार गुप्ता, सतीश कुमार, राम कुमार प्रकाश गुप्ता और वीरेंद्र कुमार जो हैं, इन पर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं दाल में जरूर कुछ काला था, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, और अब जो है एक बड़ी कार्रवाई हुई है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज आपका। और चमोली के देवाल विकासखंड के बेराधार के बमोटिया तोक में पिछले 70 वर्षों से रह रहे परिवारों को वन विभाग से भूमि खाली करने के नोटिस से इन परिवारों पर आवास का संकट आ पड़ा है। और वन भूमि क्षेत्र में पिछली 3 पीढ़ियों से रह रहे इन परिवारों को वन विभाग ने 20 फरवरी तक वन भूमि क्षेत्र खाली करने के नोटिस दिए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने सरकार से मालिकाना हक दिए जाने की मांग और बेदखली के नोटिस वापस लेने की मांग को लेकर तहसील परिषद थराली में धरना देकर अपना विरोध जताया। हम लोगों को जो वन भूमि खाली करने का नोटिस, उस संबंध में आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। बमोटिया में जो है आंगनबाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान, महोदय वहाँ पे जो है कि 30 या 35 इंदिरा आवास भवन, तमाम सरकारी का वहाँ पे गारंटी रोजगार से तमाम सरकारी लाखों रुपए का रोजगार वहाँ पे होता है। और पोलिंग बूथ वहाँ पे पोलिंग बूथ स्थित है। हम लोगों को खाली वोट तक सीमित किया जाता है, उसके बाद हमारी कोई जांच पूछ नहीं होती है। और वहाँ पे जो है 1938 से हमारी वहाँ पे बसाकत है हमारे, और मैं एक विद्यार्थी हूँ। मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं आज इस जन आंदोलन का में सम्मिलित हुआ, और मेरा यह सौभाग्य है कि मेरे जो दादा लोग और पिताजी लोग थे, वो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो ये एनजीटीए के माध्यम से हमें ये नोटिस प्राप्त हुए हैं। तो वो जो हरित एनजीटीए मतलब हरित राष्ट्रीय हरित अधिनियम अधिकरण, तो इसका जो मुख्य था कि दिया गया था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया था इसमें। तो मेरा निवेदन है कि हम एक सीमांत किसान हैं, मजदूर किसान हैं, हमारे द्वारा पर्यावरण को किसी प्रकार का मतलब नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। हम किसान ही हैं, बागवानी करते हैं। और गिरीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गिरीश, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से विरोध किया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बमोटे के ग्रामीण आज तहसील थराली में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भेजा हूँ। बमोटे के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि उनको वन भूमि खाली करने के सरकार के द्वारा और वन विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया है, जबकि
उनका साफ तौर पर कहना है कि वो 3 पीढ़ियों से यहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने सरकार से मांग किया और वन विभाग से मांग किया कि नोटिस वापस लिया जाए, उनको वन भूमि में अधिकार दिया जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका गिरीश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा के लिए जल्द ही मुखबा आ सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में आज सीएम धामी भी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हर्षिल पहुंचे और यहां सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण यात्रा को स्मरणीय और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाओं और तमाम तैयारियों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें भू कानून को विधानसभा से मंजूरी मिल चुकी है और ऐसे में आपको बता दें बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के अनुसार सरकार ने जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है। उनके अनुसार भू कानून प्रदेश के लिए जरूरी है और प्रदेश की जनता की मांग को पूरा करते हुए सरकार ने फैसला लिया है। निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश की जन भावनाएं थी, जो लंबे समय से यहाँ की जनता मांग कर रही थी कि प्रदेश के अंदर एक सख्त भू कानून होना चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जनता से वादा किया था कि हम प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, जनता के हित के लिए जो सबसे अच्छा भू कानून हो सकता है उसको हम लाएंगे और ये करके दिखाया हमारी सरकार ने। निश्चित रूप से इससे जो हमारे संस्कृति है, हमारे पहाड़ों में जिस प्रकार से प्रदेश की जो डेमोग्राफी लगातार परिवर्तित करने की एक कुचक्र लोगों के द्वारा रचा जा रहा था, उस पर नियंत्रण लगेगा। खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस ने प्रदेश के भू कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार के द्वारा सदन में पास हुए भू कानून पर सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह के अनुसार एक राज्य में 2 कानून कैसे हो सकते हैं? 11 जिलों में अलग कानून और साथ ही 2 मैदानी जिलों में अलग कानून, ऐसा कैसे हो सकता है? भू कानून पूर्व में जब 2000 में हमारी सरकार 2002 में हमारी सरकार आई थी तो हमने भू कानून लाया था। खंडूरी सरकार ने उसको और मजबूत करने का काम किया। उसके बाद अगर भू कानून को ध्वस्त करने का काम किया तो भाजपा के लोगों ने, भाजपा की सरकार ने किया। अब क्योंकि विरोध हो रहा है भू कानून को लेकर के, अब फिर भी भू कानून लिया है। अभी ले होगा विधानसभा में, हमने उसको देखा नहीं, लेकिन जो हमने देखा, जो पढ़ा हमने कि 2 जिले इससे बाहर रख दिए। क्यों भाई? हरिद्वार और उधम सिंह नगर एक राज्य में 2 भू कानून होंगे। और खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन के पटल पर कई प्रस्ताव रखे गए और इसमें से ही एक प्रस्ताव उत्तराखंड में भू कानून को लेकर रखा गया और इस मामले पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की, जिसके बाद सर्वसम्मति से भू कानून सदन में पास किया गया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश में लागू किए गए भू कानून के विरोध में प्रेस वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू कानून के मामले में राज्य की जनता को मूर्ख बना रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तिवारी सरकार का बनाया हुआ भू कानून नष्ट भ्रष्ट किया। राज्य के अंदर बेहतरीन व्यवस्था तिवारी सरकार के भू कानून में थी। जो मकान बनाना चाहे उसको 500 गज, जिसको बाद में खंडूरी जी ने 250 गज कर दिया, कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया। 250 मीटर जमीन जो मकान बनाना चाहे, रहना चाहे, बसना चाहे, उसके लिए स्वागत है देश के किसी भी कोने का व्यक्ति। और 12.5 एकड़ जमीन किसी भी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई यहाँ पर उद्योग लगाना चाहे, कोई फैक्ट्री लगाना चाहे, कोई यहाँ पर होटल रिसोर्ट बनाना चाहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में सारा नष्ट भ्रष्ट करना शुरू किया और धामी जी ने आते आते सारी कंडीशन समाप्त कर दी। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी केवल खुराना का निधन, लंबे समय से इलाज के बाद निधन हुआ है। आपको बता दें कि आईजी के पद पर नियुक्त थे केवल खुराना। केवल खुराना ने कई महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं और साथ ही महत्वपूर्ण जगह पर वो पोस्टेड रहे। 2005 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे केवल खुराना और दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईजी केवल खुराना के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी ने पुष्पचक्र अर्पित कर
श्रद्धांजलि दी। शोकाकुल परिवार से मिलकर शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। खबर देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार विरोध जारी है और सरकार इसको आम जनता के हित के लिए बता रही है, तो वहीं तमाम लोग इसे सरकार की ओर से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली नीति के तहत बता रहे हैं। और केवल उत्तराखंड नहीं है, जो अन्य प्रदेश जो लगा रहे हैं वहां पर भी पोस्ट पेड व्यवस्था में ही अभी चला रहे हैं। प्रीपेड अगर भविष्य में आता है तो उस समय देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में ऐसे कोई प्रीपेड की व्यवस्था नहीं है। हाँ, ये बात पॉइंट भी मैंने क्लैरिफाई किया था, अगर कोई स्वेच्छा से प्रीपेड मोड को ऑप्ट करते हैं तो उसमें 4% बिजली के बिल का छूट होगा घरेलू उपभोक्ता के लिए, और अगर गैर घरेलू उपभोक्ता है, कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, तो उनको 3% की छूट मिलेगी। मैं फिर आपके माध्यम से जनता से अनुरोध करता हूं, और जो भी गलत फहमी से विरोध करते हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि ये पब्लिक की लाइफ को और ज़्यादा सुगम बना देगा, क्योंकि आप जो है अपने बिजली की खपत को मोबाइल ऐप के माध्यम से लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज कितना खर्चा हुआ, कल कितना खर्चा हुआ, और उसके बेसिस पर अगर आप अपने बजट के अंदर बिल को लाना चाहते हैं, उसकी भी प्लानिंग भी आप कर सकते हैं। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित विकास भवन सभागार में हेल्प संभावना से समृद्धि कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला की शुरुआत की। इस दौरान हेम्प के औद्योगिक और साथ ही व्यावसायिक उपयोग को लेकर जागरूकता फैलाई गई। इन्होंने हेम्प पर यानी कि भांग, जिसको हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, उस पर इन लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल तैयार किया है, और इन्होंने अपने गांव में एक होम स्टे भी से तैयार किया है। एक अच्छी शुरुआत है। भांग जो है, सब जानते हैं कि शिव को सब बहुत प्रिय थी, शिव को बहुत प्रिय है। अभी भी हम लोग शिवरात्रि पर या अनेक मौकों पर शिव जी को भांग की पत्तियां चढ़ाते हैं। भगवान शिव को जो भी हम अर्पित करते हैं वो सब मेडिसिनल है। उत्तराखंड IIT रुड़की में मेरा स्टार्टअप गोहेम्प एग्रो वेंचर जो है वो इंक्यूबेटेड है, और हम थ्रू लाइक रीप और NRLM के थ्रू हम जितनी भी उनकी CLF ग्रुप्स हैं उनको हम जोड़ेंगे, अवेयर करेंगे। उन जो महिलाएं हैं उनको हम सिखाएंगे कि कैसे भांग के मतलब पौधे से क्या क्या मतलब प्रोडक्ट बन सकते हैं, और कैसे वो लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। तो इससे मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, ये चारों तरह के मतलब प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।